नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा पाठ आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में से प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो निजी जीवन था वो बहुत ही उतार चढ़ाव उसमें रहे हैं। उन्हीं उतार चढ़ावों के कारण जो भी लोग उन्हें जानते थे, तो कुछ लोगों ने उनसे विनती की। जब वो हंस पत्रिका के लिए लिखते थे, तब कुछ लोगों ने उनसे विनती की कि आप अपने निजी जीवन के बारे में अर्थात अपनी आत्मकथा के बारे में लिखिए। आपको भी अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, अपनी बायोग्राफी लिखनी चाहिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद इसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने अनेक कारण बताए जो कि हमें इस पाठ में पढ़ने के लिए मिलेंगे। उन्होंने अनेक कारणों के माध्यम से ये बताया कि वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। वो नहीं चाहते कि दुनिया उनके बारे में जाने। वो नहीं चाहते कि दुनिया उनकी आत्मकथा पढ़कर मजाक बनाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर द्वारा लिखा गया है। पहला पद है कि मधुप गुन गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप कौन है? भंवरा, मन रूपी भंवरा। कि मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कहे जाता है। कि हे भंवरे के माध्यम से कहते हैं कि ये जो मेरा मन रूपी भंवरा है वो गुनगुनाकर पता नहीं कौन सी अपनी कहानी कह रहा है। ठीक है, कि कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से एक भंवरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। अब वो अतीत की यादों में क्यों खो गया है? क्योंकि लोगों ने उससे विनती की है कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो। वो उनको मना तो कर आया, लेकिन वो अपनी ही उसमें खो गया, अपनी ही यादों में खो गया। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, कि कवि आगे क्या कहता है कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भर रहा था। ठीक है, हर किसी इंसान के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी वसंत आता है, अर्थात कभी सुख आता है जीवन में, तो कभी कभी बहुत दुख भी आता है। तो लेखक के कवि के जीवन में भी ऐसा हुआ कि उनके जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भरा हुआ था, अब वो सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं। ठीक है, कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कि अब उनके जीवन में वो सुख नहीं रहा, जो वो उनका शरीर एक हरे भरे पेड़ के समान था, आज उसकी पत्तियां सूख चुकी हैं और वो एक एक कर गिर रही है, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कि हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों तथा लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास क्या बोलते हैं कि भाई जैसे आसमान है ना, अनंत नीलिमा, विशाल नीला आकाश है, ठीक है, उसमें इतने लाखों तारे हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या बोला? अनंत नीलिमा बोला, विशाल नीला आसमान बोला।
किसे बोला? हिंदी साहित्य को बोला, ठीक है। और जैसे तारे होते हैं ना, वैसे ही इस हिंदी साहित्य में पता नहीं कितने हजारों लेखकों ने अपने जीवन के बारे में बताया है, अपने जीवन का इतिहास उन्होंने बताया है, उनकी आत्मकथा है। लेकिन लेखक को क्या लगता है कि करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, कि वो क्या करते हैं, उनको पढ़कर कैसा लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या कहने का तात्पर्य है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि तब भी तुम मुझसे कहते हो कि भाई तुम ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे लेखकों की आत्मकथा पढ़कर मजाक बनाते हो, और तुम ही कहते हो कि मैं भी अपनी दुर्बलता, अपने पर जो मेरे पे बीती है वो लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे क्या? तुम्हें सुनकर उससे संतुष्टि होगी? देखोगे यह गागर रीति, और तुम क्या वो सब देख कर कि ये जीवन रूपी जो मेरा घड़ा है वो बिल्कुल खाली है। किंतु कहीं ऐसे ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या बोलते हैं लेखक कि इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी, कौन सा कड़वा सत्य, कि लेखक जो अपनी आत्मकथा लिख देते हैं, बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाते हैं। उस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे ये कहते हो कि जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर कभी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर पाओगे, कि जो मैं अपनी कहानी कहूंगा, क्या तुम्हें उससे संतुष्टि मिलेगी? मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं है। और अंत की 2 लाइन में वो क्या कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख, खुशियां और आनंद रूपी रस थे, वो सभी तुमने ही खाली किए हैं, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया है। क्या? कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि हमें उसका जीवन तो बिल्कुल खाली था, उसके जीवन में कोई रस नहीं था, और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत रस था, या खुद को तुम खुद खाली महसूस करने लगो, ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगे कि और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। ठीक है, दूसरा पद पढ़ते हैं। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि क्या कहते हैं? विडंबना मतलब दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं, कि मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा मन बहुत सरल है, ठीक है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को नहीं समझ पाया। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे जो छल प्रपंच किए, उन सभी के बारे में लिखकर अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता, ठीक है। कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे सरल मन के साथ जिसने धोखे दिए हैं, तो मैं उनका भी लिखूंगा, है ना। और अगर मैं उनका लिखूंगा तो मैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहता जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि अपनी पत्नी के साथ, अब ये क्या बोलते हैं कि उज्जवल गाथा, कि मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा समय आया था। कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का यहाँ जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, ठीक है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया।
कि जो निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं सपना देखा करता था। ऐसा सुनने में आता है, कुछ लेखकों ने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादियाँ हुई थी और तीनों ही असफल रही। ठीक है? तो उन्हें लगता है कि जो उनकी प्रेमिका से, पत्नी से जो क्षण भर का उन्हें प्यार मिला था, लेकिन वो पूरा नहीं मिल पाया, जो सपना उन्होंने देखा था, वो सपना अधूरा रह गया। ठीक है? कि कवि आगे क्या कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं सपना देख रहा था। उस स्वप्न को देखते-देखते अचानक मेरी आँख खुल गई, देखकर जाग गया। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते-आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। ठीक है? अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वह उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गई। ठीक है? उनकी मृत्यु हो गई थी, शायद दूसरी वाली से की भी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार बताते हैं कि उनकी 3 शादियाँ हुई और तीनों ही असफल रही और उनका पूरा जो जीवन था वो दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की, यहाँ भी वो बात करेंगे अपनी पत्नी की, ठीक है? कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है? कि उसके लाल गालों, अरुण कोपलों, अरुण मतलब लाल, कोपलों मतलब गालों को देखकर ऐसा लगता था कि उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित हो रही है। अब आपने सुबह सुबह, बहुत बिल्कुल सुबह 4 से 5 बजे का टाइम, जब सूरज हल्का हल्का उगता है ना, उषा समय जब होता है, उसे उषा समय कहते हैं, जब पूरा सूरज नहीं निकला होता और सूरज जब निकलता है तो वो लालिमा लेकर निकलता है। ठीक है? एकदम लाल लाल होता है, ऐसा लगता है सुहागन बन के कोई आ रहा है। ठीक है? तो उसने उसी का कंपैरिजन यहाँ पर किया है कि जो उसकी पत्नी थी ना, उसके जो गाल थे वो एकदम लाल गाल, और गालों को की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित हो रही हो। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। उसकी स्मृति, स्मृति मतलब यादें, पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, अर्थात कि जिस प्रकार एक राह चलता व्यक्ति थक जाता है चलते चलते और फिर पेड़ की छाया में बैठकर आराम करता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार कहता है कि मैं अपनी पत्नी की यादें समेट कर सिर्फ उसकी यादें लेकर चल रहा हूँ। किसकी तरह? एक थके पथिक की तरह। जो आदमी एक थक गया है, बस वो यादों के सहारे जी रहा है। ठीक है? कि मैं उसको किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजो कर रखना चाहता हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? आगे कवि क्या कहते हैं कि मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को, कि उसके मन में जो चीजें दफन हो गई हैं, जिन यादों के सहारे वो जी रहा है, उस गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जो जीवन था ना वो बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं? अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या बोलते हैं कि तुम मेरी कहानी को सुनकर जानकर क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ही नहीं की जो मैं तुम्हें सुना सकूं। कवि आगे कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां या आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर पाओगे? मतलब कवि इतने बड़े कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, फिर भी वो अपने आप को एक छोटा मानते हैं और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। जो मैं अपनी आत्मकथा लिख डालूं, जो मैं अपनी आत्मकथा में वर्णन कर सकूं,
ऐसा मेरे पास कुछ भी उपलब्धि हासिल मैंने नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में कोई किसी की रुचि हो गई। ठीक है, ये थे इसके 3 पद। आइए अब करते हैं प्रश्न उत्तर कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं और उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिख देंगे तो दूसरे लोग उनका मजाक बनाएंगे। ठीक है, और उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जो दूसरों को बताने योग्य हो तथा उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है, उन्हें वह दोबारा याद करके दुखी नहीं होना चाहते। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है कि जो उन्होंने सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानते हैं और उस थके हुए यात्री के समान मानते हैं जो कि एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार लेखक भी अपनी यादों के सहारे, सिर्फ यादों के सहारे ही जीना चाहता है, उसे वो किसी को बताना नहीं चाहता। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया और जो भाग गया। कि उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिला या जो थोड़ा सा सुख उसे मिला था वह उसकी इच्छा बनकर ही रह गया। सुख पाने का उसे अवसर भी मिला पर हाथ आते रह गया, अर्थात उसकी पत्नी की जो मृत्यु हो जाती है उसके कारण उन्हें वह सुख नहीं मिला। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यहाँ पर कवि की पत्नी का वर्णन किया गया है जो कि बहुत सुंदर थी, जिनके गालों की तुलना अरुण सूर्य की लालिमा से की गई है और प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कोपलों से लिया करती थी। ऐसा कवि ने अपनी पत्नी के सौंदर्य के बारे में लिखा है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ समय बिताया था, निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ठीक है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है, अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, गीत में गेय और छंदबद्ध है और अनेकों अलंकारों और भाषा का सरल भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसने अपनी पत्नी की कवि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, उसका रूप सौंदर्य प्रातःकालीन उषा से भी बढ़कर था और कवि को उसके रूप सौंदर्य को सानिध्य अल्पकाल के लिए ही मिला था, है ना। तो इससे कवि की चिरकाल तक सुख पाने की जो कामना थी वो अधूरी रह गई और वो इस बात को कवि किसी को बताना नहीं चाहते। यहाँ पे आप ये कविता की लाइनें भी लिख सकते हो। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, छायावाद के 4 स्तंभों में उनका प्रमुख स्थान है। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते थे, वे छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मतलब वो अपने आप को बहुत ही छोटा और सरल व्यक्ति मानते थे। सरल स्वभाव था, साथ ही साथ विनम्र स्वभाव था उनका। वे अपनी बात कहकर किसी भी तरीके से दूसरों से अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। यथार्थवादी है, प्रसाद जी यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को अर्थात रियलिटी को स्वीकार कर कहते थे कि तुम सुनकर क्या सुख पाओगे ना, देखोगे यह मेरी गागर रीति कि मेरा तो जो घड़ा है वो सूना पड़ा है, खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको तुम सुनकर संतुष्टि पा सको।
तो वो अपने आप को बहुत ही सरल, विनम्र, साधारण व्यक्ति मानते थे। बेशक से वो छायावादी कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, तब भी वो कहते हैं कि उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। बस इतना सा था आपका ये चैप्टर। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।